सीक्वेंस एंड सीरीज। तो उसके ऊपर जाने से पहले तुम्हें डोमेन एंड रेंज के बारे में आइडिया है क्या? ये बताओ, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है? यस सर। यस सर। सभी लोगों को पता है ना। जैसे मान लो अगर मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जो x की वैल्यूज होती है वो क्या कहलाती है? डोमेन। 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 सभी लोगों को आइडिया है ना इसकी। अगर मैं कोई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन ले रहा हूँ तो उसमें x जो होता है उसका डोमेन कहलाता है, मतलब x की जो वैल्यूज होती है, एंड जो y की वैल्यूज होती है वो कहलाती है उस फंक्शन की रेंज। रेंज है कि नहीं? x की वैल्यूज जो होती है वो कहलाती है डोमेन, एंड y की वैल्यूज जो होती है वो कहलाती है रेंज। अब ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि सीक्वेंस जो होता है वो एक फंक्शन की रेंज होती है। अब वो कैसे फंक्शन की रेंज होती है तो वो नोट डाउन कर लो। सीक्वेंस की पहले डेफिनेशन हम लिख रहे हैं सीक्वेंस सीरीज में। सीक्वेंस सीक्वेंस लिखो। सीक्वेंस इज a range of function. Sequence is a range of function. Sequence is a range of function whose domain is whose domain is set of natural numbers. Whose domain is set of natural numbers. तो कैसे फंक्शन की रेंज होती है सीक्वेंस? ऐसे फंक्शन की जिनका डोमेन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन ले रहा हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जो इसका डोमेन है x वो क्या होना चाहिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। तो ये देख लो x की जगह पे जब मैं 1 पुट करूंगा तो हमें y की कौन सी वैल्यू मिल रही है? एफ ऑफ 1 है कि नहीं? x की जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू एफ ऑफ 1 मिलेगी। फिर उसके बाद 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? एफ ऑफ 2। 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? एफ ऑफ 3। तो जो ये y की वैल्यू का सेट आता है, x क्या है? डोमेन है। वो क्या होना चाहिए? डोमेन क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो वहां से जो y की वैल्यूज आएगी, जैसे ये एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, यहां से जो हमें चीज मिलती है ये कहलाती है सीक्वेंस। अब ये एफ ऑफ 1 इस सीक्वेंस की हो जाएगी फर्स्ट टर्म, एफ ऑफ 1 उस सीक्वेंस की हो जाएगी फर्स्ट टर्म, ये उस सीक्वेंस की हो जाएगी सेकेंड टर्म, ये उस सीक्वेंस की हो जाएगी थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो इस तरीके से हमें ये पूरी सीक्वेंस मिल जाएगी। तो सीक्वेंस एक तरीके से क्या है? सीक्वेंस एक तरीके से ऐसे फंक्शन की रेंज है जिसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जिसका डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या होगा? n होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमें y की वैल्यूज मिलेगी, तो वो हमें क्या दे देगा? एक सीक्वेंस दे देगा। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए बेटा। ओंकार स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग, टेंशन मत लो तुम। सर हाँ बोलो। सर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है कि पर्टिकुलर? नेचुरल नंबर्स का सेट, यहाँ पे x नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए, ये है। ठीक है। अच्छा, तुम्हें बहुत गिल्ट हो रही है, तुम J2 में नहीं जा सकते? अरे नहीं बेटा, इतने में क्या है। ठीक है, ज्यादा लोड मत लो इन चीजों का, मेहनत करते रहना, पहुंच जाओगे आगे। ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होती है, क्लियर है सभी लोगों को? ऐसे फंक्शन की रेंज होती है जिसका डोमेन क्या रहेगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
जिसका डोमेन रहेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फिर इसमें दो टाइप के सीक्वेंस आते हैं, एक तो फाइनाइट और एक आता है इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सीक्वेंस किसको कहेंगे बताओ? नंबर लिमिटेड होंगे उसमें, नाम में ही छुपी हुई है उसकी डेफिनेशन। फाइनाइट सीक्वेंस किसको कहेंगे? लिमिटेड नंबर, लिमिटेड एलिमेंट्स हो गए उसमें। जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स रहेंगे उसको फाइनाइट सीक्वेंस कहा जाएगा। एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस किसको कहेंगे? इसमें इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो लिख लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। एक तो है फाइनाइट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। फर्स्ट वन इज फाइनाइट, फाइनाइट सीक्वेंस। तो लिखो इसमें sequence containing finite number of terms is called as finite sequence। एंड इसके जस्ट नीचे इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो उसमें क्या हो जाएगा? सीक्वेंस कंटेनिंग, रिपीट करो ना। फाइनाइट सीक्वेंस में सीक्वेंस कंटेनिंग finite number of terms, finite number of terms is called as finite sequence। ठीक है। फिर उसके बाद अगला है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सीक्वेंस, अब ये तुम खुद भी लिख सकते हो। बस ये ऊपर वाले में जो फाइनाइट लिखा था उसमें इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया सीक्वेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सीक्वेंस एक्चुअल में होती क्या है, उसमें फिर किस किस टाइप के सीक्वेंस हो सकते हैं। ठीक है। अब कुछ सीक्वेंस क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। कुछ जो सीक्वेंस होते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो उसकी वजह से उनको कैटेगराइज किया गया है आगे। एक तो तुम्हें पता ही होगा एपी होती है, इसके बारे में तो मेरे ख्याल से सभी को आइडिया होगी। तो एपी एक तरीके से Yes. सीक्वेंस है, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है। आगे आगे सीक्वेंसेस देखेंगे, जीपी देखेंगे, एचपी देखेंगे। वो तो तुम्हारा नहीं हुआ होगा 10th में। एपी तो लेकिन जनरली हो जाता है, हुआ है ना सभी लोगों का? यस सर। यस तो ऐसे सीक्वेंस है जो पर्टिकुलर पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, तो वो अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है उसमें एपी। अब मेन पार्ट अब शुरू होता है। एपी, ये तो बस अभी डेफिनेशन ही थी, मेन तो अब है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो कौन बताएगा एपी में कैसा पैटर्न फॉलो होता है? सर सेम डिफरेंस से नंबर बढ़ते हैं। डिफरेंस इज कांस्टेंट, डिफरेंस इज कांस्टेंट, इसके बीच का लिखिए। नंबर बढ़ते हैं। क्या? एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से नंबर आगे बढ़ते हैं। ये JF4 के बच्चे बोल ही नहीं रहे, कुछ डर रहे क्या? क्या बोलते नहीं कॉमन हो? डिफरेंस है। सर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है। डिफरेंस कॉमन होता है। होता क्या है कॉमन डिफरेंस? consecutive डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। हाँ, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ये कांस्टेंट होता है। ये बोलो ना तुम, डिफरेंस कांस्टेंट होता है। डिफरेंस तो मैं लास्ट वाले और पहले वाले का भी ले सकता हूँ, सेकंड लास्ट और इसका भी ले सकता हूँ। तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं एपी। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो तुम लोग, मैं दूसरे तरीके से लिखवाता हूँ। देखो, ठीक है। सर हाँ, क्या रहे गाने बजाते हैं। इसको उड़ाओ सर आप। हाँ वही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो
ये आ गया। ऐसी चीजें मत किया करो यार। यहाँ पे चीजें पढ़ रहे हैं अपन, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं, और तुम लोग वहां पे क्या कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, मजे कर रहे हो। ठीक है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। तो लिखो इसमें एपी में, एपी इज अ सीक्वेंस, एपी इज अ सीक्वेंस in which AP is a sequence in which we get each successive term, in which we get each successive term by adding fixed constant to the preceding term, फिर से एक बार पढ़ रहा हूं डेफिनेशन। AP is a sequence in which we get each successive term by adding fixed constant into preceding term, एंड वहां पे जो फिक्स कांस्टेंट हम ऐड कर रहे हैं उसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक बार फिर से सुन लिया करो एक बार ही अच्छे से, और मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ वैसे, क्या ज्यादा स्पीड से हो रही है? नो सर, परफेक्ट है है सर। ना? नो सर, परफेक्ट है। AP is a sequence in which we get each successive term by adding fixed constant into preceding term। मतलब ये है, और वहां पे जो फिक्स कांस्टेंट ऐड किया जाता है उसको एक नाम है, फिक्स कांस्टेंट जो है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अब देख लो यहाँ पे कि मान लो हमारे पास एक फर्स्ट टर्म है, अब इसमें हम एक फिक्स कांस्टेंट ऐड करते हैं, जैसे डी ऐड कर रहे हैं, तो हमें उसके आगे वाली टर्म मिलेगी सक्सेसिव टर्म। फिर इसमें अगेन हम डी ऐड करेंगे तो हमें इसके आगे वाली टर्म मिलेगी a+2d। इसमें अगेन हम एक फिक्स कांस्टेंट डी ऐड करेंगे तो उसके आगे वाली टर्म मिलेगी a+3d। तो इस तरीके से हमें इसकी सारी टर्म्स मिलती चली जाएगी। तो ऐसी जो सीक्वेंस होती है इसको कहते हैं हम एपी। ठीक है, इसको Yes, कहते sir. हैं एपी। ये देखो इस टर्म के लिए ये क्या है, उसकी प्रेसीडिंग टर्म है, उसके जस्ट पीछे वाली टर्म है, तो उसमें अगर हम डी ऐड कर रहे हैं तो हमें उसके आगे वाली टर्म मिल रही है। फिर इसके बाद इसमें डी ऐड कर रहे हैं तो उसकी आगे वाली टर्म मिल रही है, इसमें डी ऐड कर रहे हैं तो उसके आगे वाली टर्म। और जो तुम स्टार्टिंग में कह रहे थे दो कंसेक्यूटिव बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, वो भी यहाँ पे सही। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस डी डी डी, वो जो डिफरेंस रहता है उसको कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, यस सर। ये कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे। अब ये जो फिक्स कांस्टेंट है ना जिसको हम ऐड कर रहे हैं उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, लिख भी सकते हो इसकी फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस की, एंड डी जो होता है यही तो फिक्स कांस्टेंट हम ऐड करते हुए चल रहे हैं, तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सर हाँ बोलो। सर लास्ट ईयर हमने कुछ सम सॉल्व किए थे, उसमें a+d a-d ऐसे भी, मतलब a-d हाँ वो ले सकते हैं, हम a-2d ऐसे देखेंगे किया था। आगे, अभी तो जो शुरुआत हुई है अपनी इसकी प्रॉपर्टीज हाँ हमें तो देखनी है। a-d वैसे उनको क्या बोलेंगे? बिल्कुल वो भी a ले को सकते फर्स्ट हैं, इसके टर्म पीछे आना पड़ेगा फिर, या तो a-d a-2d, फिर उस केस में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -d होगा। ठीक है, हाँ। अगर मान लो तुम ये लेना चाहते हो
a माइनस डी, a माइनस 2d ले सकते हो, लेकिन इस केस में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो फिर तुम्हारा माइनस डी होगा। यस। तो इस तरीके की जो सीक्वेंस होती है हमारी वो कहलाती है एपी। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो ए दिख रही है, तो ये फर्स्ट टर्म, और कौन सा कांस्टेंट ऐड करने पे हमें सक्सेसिव टर्म मिल रही है, डी ऐड करने पे, तो ये कहलाता है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा यहाँ पे कहलाता है कॉमन डिफरेंस। फिर इसी सीक्वेंस को हम और अच्छे से देखते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, उसको जनरली T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी A1 भी लिया जाता है या तो T1 लिया जाता है, मोस्ट ऑफ द इसमें तो T1 ही दिखेगा फर्स्ट टर्म। ये T2 सेकेंड टर्म, ये T3 थर्ड टर्म। तो ऐसे ही अगर हम इसकी nth टर्म लिखना चाहेंगे तो वो क्या आएगी बताओ, nth टर्म। a plus n minus 1d। a plus n minus 1 और इसी को इसकी जनरल टर्म भी कह सकते हैं, प्लस n माइनस 1d। इसी को इसकी जनरल टर्म भी कह सकते हैं, और वो रहती है a प्लस, अब ये देखो ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। फिर उसके बाद फोर्थ टर्म क्या रहेगी, a प्लस 3d, तो उसको हम a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, तो ये फोर्थ टर्म। ऐसे ही nth टर्म जिसी को जनरल टर्म कहा जाता है वो क्या आएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको जनरल टर्म क्यों कहा जाता है, कोई बताएगा क्या? अभी हो चुका अपना ट्रिगो हो क्योंकि चुका है, सबको सेटिस्फाई करता है सारे। बोल नहीं रहे क्यों कहा जाता है ये बताओ। सर ये सेटिस्फाई करता है सारे एपी को। अगर जनरल, तुमने सभी लोगों ने सुना तो होगा जनरल सॉल्यूशन का नाम ट्रिगो में। क्या करते हैं हम उसमें, n की अलग अलग वैल्यू पुट करने पे हमें अलग अलग एंगल्स मिलते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सेम चीज यहाँ पे है, हाँ n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो हमें कौन सी टर्म मिलेगी, फर्स्ट। n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो कौन सी मिलेगी, सेकेंड। n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो थर्ड। मतलब इसी के थ्रू हम इस सीक्वेंस की कोई किसी भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं, इसकी वजह से इसको जनरल टर्म कहते हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हो, डेफिनेशन वंस अगेन। बेटा इसमें क्या है, ऐसे कोई ज्यादा टफ तो चीज है नहीं है। इसमें क्या होता है, ये मान लो फर्स्ट टर्म है, पैटर्न देखो सीक्वेंस का, इसमें हम एक फिक्स कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं डी, तो हमें उसके आगे वाली टर्म मिल रही है। इसमें भी देखो हम फिक्स कांस्टेंट डी ऐड कर रहे हैं तो हमें उसके आगे वाली टर्म मिल रही है। इसमें भी फिक्स कांस्टेंट डी ऐड कर रहे हैं तो उसके आगे वाली टर्म मिल रही है। मतलब एक फिक्स कांस्टेंट ऐड करने के बाद हमें सक्सेसिव टर्म मिलती चली जा रही है आगे की, तो ये कहलाती है हमारी एपी। ठीक है, ठीक है आशीष। और ये हो गई उसकी जनरल टर्म या nth टर्म। तो इसकी हेल्प से हम इस एपी की कोई किसी भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। हो गया? यस सर। अगर बाकी है तो लिखना, बताया करो, ठीक है? लिख लिया सर। हाँ, डन सर। लिख लिया सभी लोगों ने? लिख लिया सर। यस सर। ठीक है, यस सर। डन सर। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका सम देखते हैं। ये तो हो गया क्या, जनरल टर्म से रिलेटेड चीजें हो गई, nth टर्म। अब उसके बाद ये जो सीक्वेंस है उसके फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या आता है वो देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स
of AP, sum of first n terms of AP। तो जनरली उसके लिए जो नोटेशन यूज किया जाता है वो रहता है SN। SN। SN SN रहता है, ठीक है। और हमें AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम चाहिए, और मान लो वही AP है हमारी, वो जो है a प्लस डी, वही लेके AP लेके चल रहे हैं हम, a प्लस डी, a प्लस 2d, और इसमें जो nth पोजीशन की जो टर्म आएगी वो रहेगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nth पोजीशन की टर्म आएगी। और इसी सीक्वेंस में हमें फर्स्ट n टर्म्स का सम चाहिए, मतलब ये इन सारे टर्म्स का सम। तो उसके लिए नोटेशन है SN a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, ठीक है। और यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म, इन सबका हमें सम चाहिए। अब ये बताओ सम में अगर हम 1 प्लस 2 लिखे या 2 प्लस 1 लिखे, आंसर तो 3 ही आना है। तो उसी कंसेप्ट Yes, का yes। यूज कर रहे हैं। अगर मैं इसको सीधे तरीके से लिखूं या उल्टा करके लिखूं, सम तो वही आने वाला है, मतलब इसको पहले लिखूंगा, इसको अगर हम पहले लिखते हैं तो सम क्या चेंज होगा क्या? नो सर। No, No, sir. नहीं होगा, है ना। तो इसी सम को हम अगेन लिख रहे हैं लेकिन उल्टा करके, तो सम तो ऐसे नहीं आएगा, लास्ट वाले को पहले लिख रहे हैं, लास्ट वाले को पहले लिखा, फिर उसके बाद सेकेंड लास्ट टर्म क्या आएगी बताओ, सोच समझ के बताना। ये इसके पहले जो टर्म आने वाली थी वो क्या है? A plus 2 and n n minus minus 2 1 a प्लस n n minus 2 माइनस 2 इंटू डी, ये तो ऐसे ही लिखते चले गए, फाइनली इसके नीचे क्या आ जाएगा ये, मतलब इनका हमें सम चाहिए था। अब उसका प्रूफ देख रहे हैं एक तरीके से, मान लो ये इसमें क्या किया हमने, पहले सीधे तरीके से लिखा, अब उसी को उल्टा करके लिख रहे, सम तो उससे चेंज होगा नहीं, सम उससे चेंज नहीं होगा। अब इनको ऐड करते हैं, तो एक के नीचे जो एक टर्म्स आ रहे हैं उनको आपस में ऐड करते हैं, तो इधर तो आ जाएगा 2 इंटू SN। अब इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, इन दोनों का एडिशन 2a 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 plus प्लस 1 into n n minus माइनस 1 1 into इंटू d. डी, इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 2a plus n minus 1d 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 1d। yes फिर ऐसे ही लास्ट तक हम आ रहे हैं, तो इन दोनों का एडिशन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। yes sir। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम ये एडिशन कर रहे थे तो इन दोनों का सम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इन दोनों का सम भी वही आ रहा है और इन दोनों का सम भी वही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितनी बार ऐड होगा, n n टाइम्स। infinite अरे इनफाइनाइट नहीं रे, n तक जा रहे तो इनफाइनाइट क्यों जाएगा आगे, n तक ही जा रहे हैं ना, फर्स्ट n टर्म्स की बातें हो रही है, ठीक है। तो ये जो टर्म आ रही है यहाँ पे वो n बार ऐड होगी, तो यहाँ से 2 इंटू SN n टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो SN इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू, तो ये रिजल्ट है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP का। कितने लोगों को आदत है दोपहर को सोने की, बताओ कितने लोग सोते हैं दोपहर को? तो अभी जिसने इनफाइनाइट बोला था वो इसी में का बच्चा है क्या, जिसको दोपहर को सोने की आदत है? नहीं ना, क्या खुली आंखों से भी सोते हो? ठीक है बेटा, अंगूठा नीचे वाला दिखा दे या ऊपर वाला दिखा दे, लेकिन बस दोपहर को सोना मत, ठीक है। कहाँ इनफाइनाइट टर्म्स बोल रहे थे, यहाँ पे n टर्म्स है तो ये n बार ऐड होगा। होते हैं कुछ कुछ बच्चे रात भर पढ़ते रहते हैं फिर दिन भर सोते हैं, क्या होता उनमें से होगा ये,
तो ये Sn का रिजल्ट और ये Tn का रिजल्ट। सर हो गया। हो गया सभी लोगों का? यस सर। यस ठीक है, और इसी को देखकर और सजा के लिखना चाहे इस Sn को, तो अंदर में ये जो सम आ रहा है ये 2a + n - 1 × d, क्या ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम है क्या? यस A plus है कि नहीं? ये जो 2a + n - 1 × d है ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम है। तो इसको हम Sn को n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इसके सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और सेकेंड लास्ट रिपीट करो। सेकेंड लास्ट में क्या हो गया बेटा, ये जो है ना ये 2a + n - 1 × d, 2a + n - 1 × d, 2a + n - 1 × d, ये n बार ऐड हो रहा है। ये जो टर्म आ रही है वो n बार ऐड हो रही है, तो उसी को इस तरीके से लिखा n × दिस। अगर ये n बार ऐड हो रही है, अगर मान लो तुम 3 को 10 बार ऐड करते हो तो उसको 3 × 10 लिखोगे ना, तो वैसे ये n बार ऐड हो रही है तो इसको दिस × n और फिर यहाँ से Sn आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया Sn का और एक रिजल्ट। ये कब यूज करना है, कभी कभी क्या हो जाता है जो क्वेश्चन में डाटा जो होता है उसमें हमें फर्स्ट टर्म पता होती है, लास्ट टर्म पता होती है, तो उसमें डायरेक्टली इस रिजल्ट की हेल्प से हम Sn निकाल लेंगे। और अगर मान लो हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता है तो फिर इस रिजल्ट की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया Sn का रिजल्ट। अब ये कब यूज करना है, जब हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता है तब यूज करना है, और ये कब यूज करना है, जब हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता है तब यूज करना है। और अगला जो कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ उसके ऊपर बहुत बार IIT में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब उस कंसेप्ट को यूज करके, डायरेक्ट उस कंसेप्ट के ऊपर नहीं, उसको यूज करके, तो वो है रिलेशन बिटवीन Sn एंड Tn। रिलेशन बिटवीन Sn एंड Tn। तो Sn मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब हमने AP के लिए देखा तो उसको नाम दे दिया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। तो वैसे जनरली देखा जाए तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस होता है Sn, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस। तो यहाँ पे बेसिकली फिर वो क्या होगा, फर्स्ट मान लो सीक्वेंस है उसमें T1 T2 T3 वो टर्म्स है, तो T1 + T2 + T3 जिस सीक्वेंस के ये टर्म्स थे बिटवीन से जो बोले वो उनके रिपीट फर्स्ट n करो ना। टर्म्स का सम। क्या कह रहे हो तनिष्क? रिलेशन बिटवीन से रिपीट करो ना सर वो। रिलेशन बिटवीन Sn एंड Tn। ठीक है, अब यहाँ पे Sn क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो ये T1 T2 T3 ये सीक्वेंस के टर्म्स लेके चल रहे हैं हम, तो फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है वो आ जाएगा Sn। अगर मैं यहाँ पे Sn - 1 लिखूं
तो वो किसका सम रहेगा बताओ? अगर n Sn माइनस फर्स्ट n टर्म्स का सम है n-1 तो Sn-1 किसका सम रहेगा? Tn-1 फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम रहेगा, yes sir यस सर, है कि नहीं? फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम रहेगा, तो ये आ जाएंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 कहाँ तक? Tn-1 तक, और इसमें इसकी सेकेंड लास्ट टर्म भी लिख लेते हैं हम, Tn-1 प्लस Tn। तो Sn था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड Sn-1 क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स। अब ये देखो, फर्स्ट में से अगर हम सेकेंड को माइनस करते हैं, Tn आ इसमें जाएगा। से इसको माइनस करो तो क्या बचेगा? इधर तो यह आ जाएगा Sn माइनस Sn-1, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? Tn Tn. Tn बचेगा सिर्फ। तो ये रिलेशन होता है Tn एंड Sn के बीच में, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। तो कभी कभी क्वेश्चन में हमें Sn गिवन होता है एंड उसकी हेल्प से Tn निकालने के लिए बोला जाता है, तो हम इसकी हेल्प से वो Tn निकालेंगे। Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1 होता है। ये है रिलेशन बिटवीन Tn एंड Sn। सर Clear? आपने वो फॉर्मूला निकाला है ना, Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हाँ, तो उससे भी रिलेशन आता है ना Sn और Tn का? तो उससे, हाँ उससे भी कर सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ उसमें फर्स्ट टर्म भी आएगी, लेकिन हमें तो बस Sn में और Tn में चाहिए था, तो ये रहा वो। ठीक है, यस सर। तो ये तीन चीजें हमने एपी के बारे में देखी है। कौन सी? सबसे पहली, एपी की जनरल टर्म क्या है, एपी एक्चुअल में होती क्या है, फिर उसके बाद एपी की जनरल टर्म टीएन क्या होती है, फिर एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होता है, एंड बाद में रिलेशन बिटवीन Sn एंड Tn। यहाँ पे एक चीज बताओ, क्या ये सिर्फ एपी के लिए वैलिड रहेगा क्या ये रिलेशन? सोच समझ के बताओ, क्या ये सिर्फ एपी के लिए वैलिड रहेगा क्या? सर आपकी आवाज कट हो रही एक मिनट, क्लियर है सर? नहीं सर, परफेक्ट है सर। नहीं सर परफेक्ट है सर सिर्फ एपी के लिए वैलिड नहीं रहेगी ये। आ रही है ना Only आवाज? valid for AP. आवाज आ रही है? यस सर। यस सर ठीक है, तो यहाँ पे बताओ, क्या ये सिर्फ एपी के लिए वैलिड है क्या? no sir बाकी sir. किसी के लिए नहीं लगा No, सकते sir. क्या? सबके लिए वैलिड है। valid है बाकी किसी में नहीं लगा सकते क्या ये रिलेशन, बाकी किसी अदर सीक्वेंस में No, लगा sir. सकते हैं सर लगा नहीं सकते लगा हैं। सकते मैंने अभी बोला ना, Sn मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस हो सकती है वो, Sn उसमें क्या हो जाएगा? उसके फर्स्ट n टर्म्स का सम। तो ये जो रिलेशन है ये एपी में भी वैलिड होगा, और अगर बाकी कोई दूसरी सीक्वेंस होगी तो उसमें भी वैलिड होगा। ठीक है, तो हमने उसको एपी में देखा है, तो इसका मतलब ये मत समझ जाना कि सिर्फ ये एपी के लिए वैलिड है, नहीं, आगे जीपी में भी जाएंगे तो उसके लिए भी ये वैलिड है, एचपी में जाएंगे, वैसे एचपी में तो सम डिफाइन होता नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करनी है, एचपी में सम डिफाइन नहीं होता है गायत्री, तो इसकी वजह से एचपी में इसकी बात तो नहीं आएगी, बाकी जीपी में भी ये वैलिड है। ठीक है, और उस टाइम पे देख लेंगे एचपी में सम क्यों वैलिड नहीं होता है वहां पे, लेकिन अभी जो ये तीन चीजें हैं, ये तीन जो फॉर्मूले हैं वो क्लियर है सभी लोगों को? yes sir यस किसी को सर कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो पूछ लो, खास करके J4 के। यहाँ पे J3 के बच्चों की आवाज आ रही मुझे, J4 के तो टीएन वाला फॉर्मूला कैसे यूज करना है? हाँ, टीएन वाला फॉर्मूला कैसे यूज करना है? क्या कह रहे हो तनिष? टीएन वाला फॉर्मूला कैसे यूज करना है?
Tn वाला फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे ना हम। अच्छा ये वाला आएगा क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे हम, ठीक है। यस सर। ये J4 के बच्चे पता नहीं शर्मा रहे, डर रहे हैं या उनको समझ में नहीं आ रहा है। अब तीनों में से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। समझ रहा है सर। नो सर, समझ समझ रहे रहा है। समझ रहा है सर, नहीं डर रहे। और ये क्या KVPY में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है ना? हाँ होता है ना बेटा, बिल्कुल होता है PNC। अब वो 7 नवंबर को है तो कैसे हो जाएगा तुम्हारा PNC? नहीं हो पाएगा। एंड वैसे भी 11 की KVPY इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है क्योंकि उसमें बायो आता है। 12th वाले में बायो नहीं रहता है, 12th में PCM ही रहेगा सिर्फ, बाकी 11th वाले में बायो रहता है। वैसे भी फिर उस बायो की वजह से वो निकालना मुश्किल हो जाता है। सर बायो में 11th का रहता है कि 10th का? 10th 10th तक का का ही रहता है, रहता है 10th का। ये जितना भी आएगा वो 10th का रहेगा पूरा। जो भी तुम 7 सर। नवंबर को 10th का बायो KVPY कुछ दोगे, रहता हुआ है में तो सर 11 का भी बहुत कुछ है, काइनेमैटिक्स है उसके मेन बाद। पार्ट जो रहता है वो 10th का ही रहता है, ठीक है। सर। 10th 10th में का बायो अगर तो तुमने रहता हुआ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी की होगी, RMO प्री RMO, उसमें जो सिलेबस रहता है वही यहाँ पे रहता है मैथ्स का। तो सर पिछले साल के क्वेश्चन किए बहुत खतरनाक थे। हाँ वो तो होते हैं खतरनाक तो, ठीक है। तो लिखो क्वेश्चन सर। तो एपी को 3 पार्ट में तोड़ के पढ़ते हैं। ये तो एपी का स्टार्टिंग वाला पार्ट हो गया। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, एंड जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें रहेगा एम। वो हम देखेंगे धीरे धीरे। पहले अब ये जो हमने पहला वाला पार्ट देखा उसके क्वेश्चंस। तो इसमें लिखो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, find the number of terms in the sequence, find the number of terms in the sequence ये सीक्वेंस है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस दिस। तो पहले तो हमें सीक्वेंस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि ये है कौन सी। क्या ये एपी है क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर, 8 का सोच डिफरेंस है। समझ, एपी जैसे बोल रहा हूं ना मैं, एपी उसके लिए क्या कर लेना, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखते जाओ। जैसे ये सेकंड एंड फर्स्ट के बीच का डिफरेंस कितना है? 8। 8 सेकंड एंड थर्ड एंड सेकंड के बीच का डिफरेंस 8। तो ये डिफरेंस कांस्टेंट आता जा रहा है 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का। तो इसका मतलब ये एपी है। और अगर ये एपी है तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 4। और फिर उसके बाद इसमें इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 8 8 है कि नहीं? हमने क्या देखा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके देखा 8, थर्ड में से सेकंड को माइनस करके देखा 8। इसका मतलब ये एपी है। 2 कंसेक्यूटिव बीच का टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो एपी है। तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 आएगा। फिर उसके बाद इसमें जो लास्ट टर्म है वो क्या दिख रही है? 108। 108। अभी हमें पता नहीं है कौन से पोजीशन की टर्म है, हमें तो बस इतना पता है ये कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म है। तो हम उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? टीएन। उसको टीएन से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें हमें क्या चाहिए था? अब इस सीरीज में या इस सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो चाहिए था। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमारे पास है एपी की जनरल टर्म का, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इन सबकी वैल्यूज पुट करो। टीएन की वैल्यू कितनी है? 108, ये 4 और ये n माइनस 1 इंटू 8। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 104। n माइनस 1 इंटू 8, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 13। 34 आएगा। ये कितना आ रहा है? 34। कहाँ से 34 आ रहा है? 14 आएगा सर, 14। 13 आएगा। 14 आएगा। 13 कह रहा है, 15 आएगा। मैंने कुछ और सुना शायद, 30 सुना। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 13।
13 13, तो n इज इक्वल टू 14। 14 तो इस सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म्स है? 14। 40 ठीक है। 14 तो सबसे पहले तो सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है, एंड उसके बाद फिर जो जो चीजें गिवन है उस डाटा को रिप्रेजेंट कर लेना है, and कौन सा फॉर्मूला लगाने से मिल जाएगा वो सोचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो और बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसमें। ठीक है, सभी लोगों से आना चाहिए। 26 27 27 सही है 27। 27 बिल्कुल सही, 27 आंसर है। कितने लोगों को आ रहा है 27? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसमें ये एपी है क्या? yes sir Yes, sir. Yes, sir. एपी है, है ना? एपी में फर्स्ट टर्म क्या है? 4। 4, कॉमन डिफरेंस 3 3, एंड लास्ट टर्म उसको अभी हम 82 टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 82। और हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, मतलब n चाहिए, तो टीएन का रिजल्ट यूज कर लेंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये 82 है, a 4 है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3 है। तो इसको जब इधर लेके आ जाएंगे तो ये 78, n माइनस 1 इंटू 3, तो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू आ रहा है 26, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 27। ठीक है। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस थे उसमें इनडायरेक्टली हमें क्या गिवन था? a गिवन था, d गिवन था एंड tn गिवन था, और पूछा जा रहा था कि n क्या होगा। ठीक है। अब थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चंस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें लिखो, if T54 of AP is minus 61 and T4 is 64. T4 is 64, then find T10. Then find T10. थोड़ी सी कैलकुलेटिव चीज है बस इसमें। पहले तो इस T10 को लिखो और उसकी हमें वैल्यू अगर चाहिए होगी तो किसकी किसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को सोचना।
इसमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस चाहिए सर। हाँ बिल्कुल सही, वो मिल जाएगा तुम्हें, इसका डाटा रिप्रेजेंट करोगे वो मिल जाएगा, सॉल्व करो। अच्छा 10th नंबर की टर्म कितनी आ रही तुम्हारी? 49, बिल्कुल सही। ऐसे बता रहे हो मतलब कैलकुलेट करके किया या सीक्वेंस ही ढूंढ ली सीधा, कॉमन डिफरेंस वगैरह ढूंढ लिया होगा इसमें। हाँ सही है लेकिन आयुष, बहुत बढ़िया। और किसी का नहीं आ रहा है क्या? 2 मिनट सर। अरे इक्वेशन ही तो सॉल्व करने हैं, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो उसमें? हाँ सही है देवेंद्र। उत्कर्ष, सर 49 आया। ईशा सही है। सोहम गलत है। हाँ वो तो चलो सही है आयुष, डी माइनस वो आ रहा है। फाइनल आंसर 49। कितने लोगों का आ गया? नो 10। थोड़ा कैलकुलेटिव दे दिया तो कम बच्चे निकाल पा रहे। सही है विवेक, कोई नहीं। ठीक है यहाँ पे देख लो, सबसे पहले जो हमें क्या चाहिए, T10। तो एपी है, एपी की फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं जो अभी हमें पता नहीं है, और कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं। तो ये जो T10 है वो क्या आ जाएगा, a प्लस 9d। इसका मतलब अगर हमें T10 की वैल्यू चाहिए तो हमें a पता होना चाहिए और हमें क्या पता होना चाहिए, d। अब वो निकलेगा कहाँ से, ये जो T54 हमें गिवन है एंड T4 जो हमें गिवन है उसकी हेल्प से वो निकलेगा। तो T54 मतलब एपी की 54th पोजीशन की टर्म, तो उसको अगर ए एंड डी के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो वो कैसे आएगा, a प्लस 53 इंटू डी। 53D। एपी की फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी लेके चल रहे हैं, तो a प्लस 53 इंटू डी, यह आ जाएगा माइनस 61। एंड T4 को अगर हम लिखेंगे तो वो आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 64। तो एक काम करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दो वेरिएबल दो इक्वेशन मिल गए ना हमें, ए और डी में ये इक्वेशन, ए और डी में ये वाला एक इक्वेशन, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ए एलिमिनेट हो जाएगा और हमें मिलेगा 50d इज इक्वल टू माइनस 126। माइनस 126 से आ रहा है ना, हाँ। तो d इज इक्वल टू कितना आएगा, 125। तो यह आ जाएगा माइनस 125 अपॉन 50। तो d इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो d की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों में से किसी एक में d की वैल्यू पुट कर दो, चाहे इसमें पुट करो या इसमें पुट करो। तो इसमें पुट करना ज्यादा आसान है क्योंकि 3d है बस,
तो इसमें पुट कर देते हैं, तो a प्लस a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 64 माइनस 3d, तो d की वैल्यू पुट कर देना 64 प्लस 15/2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d की वैल्यू -5/2 है, तो यहाँ पे ये 128 प्लस 15/2 143/2 तो 143/2, तो हमें a मिल गया, हमें d मिल गया, तो अब हम T10 निकाल सकते हैं, तो उसमें बस वैल्यू पुट कर देनी है, तो T10 इज इक्वल टू 143/2 प्लस 9 इंटू -5/2, तो ये 143 माइनस 45/2, तो ये 98/2 दैट इज 49। क्लियर? किसी Yes, को sir. कोई डाउट इसमें? No. एक मिनट, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. ये बच्चों एकदम से ठीक है। वैसे अभी टाइम कितना बाकी है? 10 मिनट बाकी थे। सर आपका वीडियो भी स्टॉप। हाँ, वो अभी मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया, लैपटॉप को मोबाइल को कनेक्ट करना बाकी। बोर्ड देखना था। वैसे मोबाइल भी हो चुका है, बस अंधेरा है यहाँ पे, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। सर दिख रहा था पर स्क्रीन हाँ, लाइट गई थी ना आपकी, तब दिख रहा था। दिख रहा था क्या? ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, तो इसका थ्योरी पार्ट देख के रखना। अब अपनी क्लास सीधा सैटरडे को है, ठीक है, तो कम ही लगेगी क्लासेस जब तक तुम्हारा ट्रिगो नहीं हो जाता है। उसमें फॉर्मूले वगैरह याद करके रख लेना। J3 वालों को भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यस सर। यस सर। एक्सरसाइज 2 सॉल्व करें या 3 अभी ट्रिगो की? रहने दो बेटा, 1 2 को अभी रहने दो, ट्रिगो की एक्सरसाइज 2 रहने दो, 3 के ऊपर जाओ, ठीक है। ओके सर। ओके सर। यस सर। चलो, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर सर। 2 No, कौन से sir. बैच को रहने दो? हाँ, एक्सरसाइज 2 कौन से बैच के लिए रहने दो? मतलब नहीं दोनों रहने बैचेस के लिए रहने दो। अगर तुम्हें मान लो टाइम नहीं मिल पा रहा है कुछ करने का, फॉर्मूला वगैरह, ये ऐसे J3 के बच्चे थोड़े कम पढ़ते हैं हमारे, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता है कि नहीं बच्चों? नहीं सर। आसान है क्या मैंने सर? हमको मना किया हुआ है, और अगर हाँ तुम्हें करना है तो तुम लोग कर सकते हो, J4 वाले, ठीक है। कुछ भी क्या, सच बोल रहा हूँ बेटा मैं, झूठ नहीं है ये। सर हाँ बोलो। सर ये लास्ट क्वेश्चन का फोटो दिखा देंगे यार, मतलब हाँ, एक मिनट, लाइट आ ही गई है, मैं दिखाई देता हूँ। ऑन करने Yes, तो sir. बस मुझे मोबाइल। तो दिख रहा होगा आप तुम्हें? यस सर। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। चलो लिख लो Yes, sir. इसको। लेकिन ये आगे के जितने भी टॉपिक्स होंगे हमारे, जैसे सीक्वेंस सीरीज हो गया, फिर उसके बाद बाइनोमियल हो गया, पीएनसी हो गया, उनकी एक्सरसाइज 2 तो किसी भी हाल में लगानी ही है, क्योंकि उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में, मेंस में भी आते हैं, तो इसकी वजह से वो लगाना ही है। और वो थोड़े मॉड्यूल छोटे हैं, ट्रिगो का मॉड्यूल थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज्यादा बड़ा है। थोड़ा साइड हो जाए। हाँ, अच्छा साइड, ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा, रेजोनेंस का जो चैनल है उसके ऊपर ही डाल दूंगा, ठीक है, शेयर कर दूंगा उसकी लिंक अपलोड होने के बाद। यस सर।
वैसे अगर तुम यहाँ पे अच्छे से अटेंड कर रहे हो तो फिर रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग उनके लिए है जो मान लो किसी वजह से अटेंड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। मेन तो उनके लिए रिकॉर्डिंग, मान लो जैसे अभी सर किसी की लाइट जैसे ए का आपकी वैल्यू बात है कैसे चली गई फाइंड मेरे यहाँ, किया? किसी की ऐसे लाइट जा सकती वो नहीं कर पा रहा होगा, तो उनके लिए रिकॉर्डिंग है। एक बार क्लास में अच्छे से सुन लिया, नोट्स अच्छे से बना लिए, फिर उसी की हेल्प, उसी को रिवाइज करना है एंड क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना, पता नहीं तुम लोगों की आदत है या नहीं है, क्लास नोट्स पढ़ते हो ना, जैसे मान लो आज मैंने सीक्वेंस सीरीज का ये वाला पार्ट पढ़ा दिया एपी का, तो तुरंत ही आज ही के आज इसके क्लास नोट्स रिवाइज कर लेने। रिवाइज कर लेने मतलब फॉर्मूले लिख लिख के याद कर लेने हैं, क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व करके देख लेने हैं। करते हो क्या तुम लोग? Yes, sir. और अगर नहीं Yes, करते sir. होंगे तो ये आदत डाल लेना, ठीक है। सीधा मॉड्यूल, जैसे मान लो अभी तो स्टार्टिंग में होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं, लेकिन एक दो लेक्चर होने के बाद तुम्हें सीक्वेंस सीरीज का होमवर्क मिलेगा, ठीक है। तुम्हें सीक्वेंस सीरीज का होमवर्क मिलेगा, तो वो होमवर्क करने से पहले अगर तुम मॉड्यूल अच्छे, ये क्लास नोट्स अच्छे से करके रखे होंगे तुम लोगों ने, तो मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में रेयरली एक आध डाउट आएगा तुम्हें। लेकिन अगर तुम सीधा सॉल्व करने जाओगे तो फिर डाउट से भरा हुआ रहेगा तुम्हारा एक्सरसाइज 1 भी। तो इसलिए क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज करना। और ए कैसे आया बेटा, ये डी हमें मिल चुका है, तो डी को मैंने इसमें पुट कर दिया, इसमें। यहाँ पे देखो ए को हम 64 माइनस 3d लिख सकते हैं, तो डी की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, बेसिक क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर के रिगार्डिंग, कोई डाउट? no, sir. J4 No. नो सर। लेक्चर अच्छा था सर, क्या? लेक्चर अच्छा था। पता नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। Thank you, sir. Bye, sir. बाय 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 बेटा। Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye, Thank you, bye. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir.